हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी कि घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और यहाँ पर देना है आपको पहले क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ, बताइए, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। बिश्नोई संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके BR अम्बेडकर, भजनलाल, गुरु जम्बेश्वर या फिर जोधपुर के राजा। तो बताना है दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। जी हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए, अगर मैं आपको बता दूं बिश्नोई संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिश्नोई यानी कि बिश्नोई बिश्नोई की जब हम बात करते हैं तो बिस का मतलब क्या होता है। यदि मैं आपसे पूछूंगा कि बिस का मतलब क्या होता है, तो बिस का मतलब हो जाएगा 20 और नोई ये मतलब 9, यानी कि 20 + 9 यानी कि आपका 29 सिद्धांत बिश्नोई के अंतर्गत बताए गए हैं। 29 सिद्धांत या नियमों को ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपने अमृता देवी बिश्नोई का नाम सुना ही होगा, तो आपको सबसे पहले ये भी कमेंट कर देना है कि अमृता देवी बिश्नोई कहाँ से रिलेटेड थी, यानी कि किस राज्य से रिलेटेड थी। नहीं पता, कोई बात नहीं, राजस्थान से रिलेटेड थी, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इस प्रश्न की बात करते हैं तो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो कौन थे आपके, तो वो थे आपके गुरु जम्बेश्वर, ठीक है। गुरु जम्बेश्वर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और गुरु जम्बेश्वर का दूसरा नाम क्या था, तो वो भी आपको नाम याद रखना है, जामभोजी, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको ये नाम मिलेगा जामभोजी, ठीक है। तो जामभोजी मिले, जामभोजी लगा देना है, और आपको गुरु जम्बेश्वर मिलेगा तो ये लगा देना है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि इनकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, यानी कि इनका स्थान कहाँ बना हुआ है, तो आप कहेंगे बीकानेर में इनका मठ बना हुआ है। इसको भी आपको याद रखना है। और यह एक हिंदू संप्रदाय था जो कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और आपका उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रचलित था, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है। और दोस्तों, जब मैंने आपसे अमृता देवी बिश्नोई की बात की थी तो उनके बारे में आपको ये बताना है कि वो किससे संबंधित थी। राज्य नहीं पूछा है, राज्य मैंने आपको बता दिया, राजस्थान से रिलेटेड थी। लेकिन किस चीज़ से रिलेटेड थी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो आपकी किससे रिलेटेड थी। तो आप कहेंगे दोस्तों आपका पर्यावरण से संबंधित थी, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे 137 लोगों की जान गई थी उस समय, ठीक है, उनके साथ में, ठीक है। उन्होंने पर्यावरण को यानी कि वृक्षों को बचाने का बहुत अच्छा प्रयास किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको शायद नहीं पता होगा, तो अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन सी गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना, ये किसका आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, CO यानी कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसके कारण पत्तियां छोटी होने लगती हैं वृक्षों की, और क्या होता है, पत्तियां गिरने लगती हैं, पतझड़ होने लगता है और पत्तियों का आकार छोटा होने लगता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ के कारण क्या बनता है दोस्तों। कैंसर हो जाता है, आंख से पानी गिरना, DNA विखंडन, या फिर उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए दोस्तों, इस प्रश्न से बनेंगे आपके कई सारे प्रश्न। तो ध्यान रखिए, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ के कारण आपका कैंसर भी होता है, आंख से पानी भी निकलने लगता है और DNA विखंडन भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से आएगा आपका प्रश्न, ठीक है। कि ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा पहचाना गया था दोस्तों, आपको बताना है। जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्टे
प्यूरियर, जीन बैप्टिस्टे ग्रीनहाउस। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया कि यार मतलब ये तो है कि जीन बैप्टिस्टे है, लेकिन अब इसमें होगा क्या, ये बड़ा कंफ्यूजन भरा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत यहाँ पर कंफ्यूज सा कर दिया हमें। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका जीन बैप्टिस्टे प्यूरियर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको कहीं कहीं पे ये आपको फोरियर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। फोरियर या फिर प्यूरियर, आपको जो लिखा हुआ मिलेगा आप उसको टिक लगा देंगे। इन्होंने कब पहचाना था इसके लिए, तो आप कहेंगे 1824 में। कब दोस्तों? 1824 में पहचाना गया था। और दोस्तों मैं बात करता हूं कि ग्रीन हाउस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। ठीक है, देखिए पहचाना तो गया आपका जीन बैप्टिस्टे प्यूरियर के द्वारा, लेकिन ग्रीन हाउस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आप क्या कहेंगे? तो आप बताएं दोस्तों, आपको पता है क्या? तो ध्यान रखिए, निल्स गुस्टफ एक्होम ये नाम है इनका। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, थोड़ा सा लेंथी नाम है, निल्स। जी हाँ, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, निल्स गुस्टफ, निल्स गुस्टफ और आपका एकहोम, ये आपका एक ही नाम है दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, इसको आप ध्यान रखेंगे। निल्स गुस्टफ एक्होम, इन्होंने सबसे पहले ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, 1901 में इन्होंने प्रयोग किया था। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपको बताना है कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। देखिए वैश्विक तापन क्या होता है, यही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो आपको बताना है वैश्विक तापन के लिए कौन जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ये सभी दोस्तों बताना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ, तो ध्यान रखिए ये सभी हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, मेथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, और आपका बाष्प भी आता है, ओजोन भी आता है। ये सब वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि होगा मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये बताना है आपको, निम्न में से किस स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो ओजोन होता है, ओजोन को मतलब किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो आप ध्यान रखिए O3। ठीक है, ओजोन को O3 बोला जाता है। और DU, ये DU क्या है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। DU होता है आपका डॉब्सन यूनिट। ठीक है, डॉब्सन यूनिट DU को बोला जाता है। तो इसमें आपको बताना है किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है। तो ध्यान रखना है आपको इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा कि 200 डॉब्सन यूनिट से नीचे स्तर पर जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको बताना है वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संगठन है। आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ, सरकारी नहीं पूछा है, गवर्नमेंट नहीं पूछा है, इसमें पूछा है दोस्तों जो आपका असरकारी है। ठीक है, यानी कि गैर सरकारी। तो बताना है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जानते भी होंगे, WWF यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों पूछी जाती है कई बार, तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड, जी हाँ, वर्ल्ड वाइल्ड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये वाइल्ड नहीं होगा, वाइड होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, आप यहाँ पे समझ जाएंगे नेचर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये आपका क्या होता है, WWF की फुल फॉर्म होती है। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए कि WWF की स्थापना कब की गई थी, तो आप याद रखेंगे 29 अप्रैल 1961 में स्थापना की गई थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है कि WWF को पहले किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो पहले इसका नाम था विश्व वन्य जीव कोष। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको ये भी याद रखना है, इसका मुख्यालय है ग्लैंड में स्थित है। ठीक है, ग्लैंड में स्थित है, जो आपका स्विट्जरलैंड में
है, ठीक है। और इसमें इस टाइम पे करीब करीब 100 से अधिक देश पार्टिसिपेट करते हैं। और दोस्तों इसका जो चिन्ह है वो आपका है पांडा, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं यदि आप वीडियो को कंसंट्रेट के साथ देखते हैं, क्योंकि हर प्रश्न से आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ मिलने वाले हैं। अब आपको बताना है 10% का नियम किसने दिया, लिंडमान ने, गोल्डमैन ने, डार्विन ने या फिर रॉन्टजन द्वारा। तो बताना है दोस्तों, ये सिंपल प्रश्न है, आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। 10% का नियम आपका लिंडेमान के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। और ये था क्या, इन्होंने बताया था कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर स्थानांतरण करने पर क्या होता है, 10% का ह्रास होता जाता है। ये इनका नियम था दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके ईवीएस के लिए, ठीक है दोस्तों। अब आपको बताना है परम तापक्रम पैमाना कौन सा है दोस्तों, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर ये सभी। जी हाँ, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को बताना है कि उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, नहीं पता तो कॉपी में नोट कर लीजिए कि आपका परम तापक्रम पैमाना अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि केल्विन को परम तापक्रम पैमाना कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, और आपको बताना है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। ये है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है, ये आयरन नहीं होगा, यहाँ पर आप कर लेंगे आयोडीन। क्या कर लेंगे दोस्तों, आयोडीन कर लीजिए, ठीक है। जी हाँ, अब आपको बताना है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आयोडीन इज द राइट आंसर। सागरीय खरपतवार आयोडीन का स्रोत होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। जी हाँ, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है, यह आपको बताना है। जी हाँ, तो आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं, आप सभी लोग जानते हैं दूध में होता है, आम का आपको नहीं पता होगा, अंडा में होता है, मटर का नहीं पता होगा, सोयाबीन में होता है, चना में होता है, लेकिन मक्का का नहीं पता दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा तो सोयाबीन में होता है और चना में होता है और मक्का में भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो आपको बताना है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है दोस्तों, जीवाणु व कवक, विषाणु, पशु या कि कवक। आपको बताना है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है दोस्तों। जी हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। जी हाँ, कमेंट करिए। जी हाँ, ध्यान रखिए, इस प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके अपमार्जक आपको बताना है कौन है। तो जीवाणु एवं कवक आपका पृथ्वी के अपमार्जक कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा मोस्ट इंपोर्टेंट। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, कंफ्यूजन पैदा करेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है सेम इसी तरीके से, ठीक है। जी हाँ, आप कहेंगे कि सर इसमें मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा सेंस लगाकर इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कथक की, तो कथक आपका भारत अगर आ जाता है तो भारत आप लगा देंगे, उत्तर भारत आ जाता है उत्तर भारत लगा देंगे, उत्तर प्रदेश आ जाता है तो उसको भी आप लगा देंगे। तो ये सारे आपके ऑप्शन ठीक हैं। कथक के लिए क्या होता है आपका उत्तर भारत, भारत और उत्तर प्रदेश सभी कुछ सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं केरल, तो केरल में कौन सा होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं केरल में आपका कथकली, ठीक है। जी हाँ, कथकली दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखें, कथकली आपका केरल में होता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी होता है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा इंपॉर्टेंट। अब आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे ज्यादा होती है। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें सबसे ज्यादा होती है, कौन सा रंग होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बताइए। तो बिल्कुल सही दोस्तों, एकदम से बढ़िया, आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लाल रंग, ठीक है। लाल रंग में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, अधिक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। अगर कम पूछा जाता तो आप बैगनी को लगा सकते थे, ठीक है, कम पूछा जाता तो आप बैगनी को लगा सकते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं
अगले क्वेश्चन पर, जो होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और बताना है इस प्रश्न का उत्तर। और इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना है एक काम, छोटा सा काम करना है, वो है आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों घंटी वाले बटन को दबा देना है। तो इस प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका है, तो आम का है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। लेकिन जब आम की बात आ गई है तो ये भी याद रखना है कि भारत आम के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपने अगर नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, अल्फेंसो आम, ठीक है, अल्फेंसो आम का नाम सुना होगा तो अल्फेंसो आम भारत का सबसे उच्च कोटि का आम है। और दोस्तों इसकी कीमत आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इसकी कीमत जो होती है वो हमेशा दर्जन के हिसाब से होती है, और लगभग अगर आप वहाँ के निवासी, ये सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होने के कारण अगर आप महाराष्ट्र के भी निवासी हैं तो दोस्तों आपको कम से कम 500 रुपये पर दर्जन के हिसाब से मिलेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है आपको इसकी कीमत 2500 से 3000 रुपये दर्जन के लगभग भी मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कितना महंगा है, काफ़ी, आप समझ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।